हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। यहाँ पे हम लोग DHIS की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं UPPCS प्री 2023 के लिए। ये टेस्ट 1 है। टेस्ट 1 के हम लोगों ने 65 क्वेश्चंस किए थे 2 पार्ट में। वो प्लेलिस्ट पे पड़े हुए हैं, आप लोग वहाँ पे विजिट करते रहिए। वहीं पे मैं अपडेट कर देता हूँ। आज करेंगे 66 से। कोशिश करूँगा कि इस पार्ट में पूरा हो जाए पेपर। कीजिए, पहला क्वेश्चन कीजिए। यहाँ पे मैचिंग का क्वेश्चन है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? ये कटक में है। हम लोग पढ़ते रहते हैं, ये कटक में है। सॉइल साइंस, ये भोपाल का इंस्टीट्यूट है। सस्य वानिकी, कई बार हम लोग पढ़े हैं सस्य वानिकी या फिर एग्रो फॉरेस्ट्री का जो रिसर्च संस्थान है, ये झांसी में है। और झांसी में हम लोग एक और संस्थान पढ़ते हैं, उसका नाम है चारा वाला, जो हम लोग फॉडर वाला पढ़ते हैं, वो भी झांसी में है। और नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, ये दिल्ली का है। ठीक है, दिल्ली का है। चावल का कटक हो गया, सॉइल साइंस का भोपाल हो गया, एग्रो फॉरेस्ट्री का झांसी हो गया, और एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च ये दिल्ली हो गया। ठीक है, अब ये सब मैं नहीं मिला रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है इसकी। चलिए 67 देखिए। 67 में कथन कारण का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक शब्द है, बहुत कठिन है, आप इंग्लिश में देख लीजिए। हृदय सूल। हृदय सूल को इंग्लिश में बोलते हैं एंजिना पेक्टोरिस। यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ, एंजिना पेक्टोरिस। अभी आप इसको ऐसे समझ लीजिए, हार्ट अटैक जब आता है किसी व्यक्ति को, तो हार्ट अटैक से पहले की जो स्थिति है वो एंजिना पेक्टोरिस होती है, हृदय सूल उसे बोला जाता है। हार्ट अटैक आने का कारण एक ही रहता है कि जो हमारी धमनियां हैं, धमनियां ब्लॉक हो जाती हैं, यानी फ्लो ऑफ ब्लड प्रॉपर नहीं हो पाता। और ये जो आर्टरीज में ब्लॉकेज हो रहा है ब्लड का, ये ब्लॉकेज अगर कम इंटेंसिटी का है, कम तीव्रता का है, तब उस स्थिति में हम लोग हृदय सूल बोल देते हैं, एंजिना पेक्टोरिस बोल देते हैं। और जब ये ब्लॉकेज पूरी तरीके से हो जाता है, तो वो स्थिति होती है फिर हार्ट अटैक की। अब यहाँ पे चर्चा आर्टरी की हुई, एक धमनी की हुई। वो धमनी कौन है जिसमें ये ब्लॉकेज होता है? उस धमनी का नाम है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी याद रहेगा, इस आर्टरी का नाम याद रखना, इस धमनी का नाम याद रखना। आर्टरी को हिंदी में धमनी बोलते हैं। एक हम लोग बीन्स पढ़ते हैं, एक आर्टरीज पढ़ते हैं। बीन्स यानी सिराएं, और आर्टरी मतलब धमनियाँ। कारण में लिखा है दोनों में समान प्रकार का दर्द रोगी को महसूस होता है। ठीक बात है, तो यहाँ पे कारण भी सही है, दोनों में समान प्रकार का दर्द रोगी को महसूस होता है। लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना कर रहा है ना। दोनों अपने आप में सही हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा हार्ट के बारे में समझ लीजिए, 1 मिनट लगेगा लेकिन बहुत काम की चीज़ है। हम लोग 4 चैम्बर पढ़ते हैं हार्ट में, 1 2 3 4। ये जो पहला चैम्बर है इसको बोलते हैं, नाम बताइए जल्दी से। अट्रियम बोलते हैं इसे, अट्रियम। और ये दूसरा चैम्बर है, इसे बोलते हैं वेंट्रिकल। इसे क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। चूँकि हार्ट का ए वाला जो एरिया है इसको लेफ्ट बोलते हैं, और ए वाला जो एरिया है इसे राइट बोला जाता है। इतना क्लियर? इसलिए ये जो अट्रियम है ये लेफ्ट अट्रियम हो जाएगा, और ये जो वेंट्रिकल है ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। उसी तरह ये जो तीसरा चैम्बर है ये राइट वेंट्रिकल हो जाएगा, और ये जो चौथा चैम्बर है ये राइट अट्रियम हो जाएगा। फेफड़ों से जो ब्लड आ रहा है ये चैम्बर नंबर 1 में एंट्री करता है, अट्रियम में। चूँकि ये ब्लड फेफड़ों की तरफ से आ रहा, तो ये कैसा रहेगा? शुद्ध ब्लड रहेगा, ऑक्सीजनेटेड रहेगा। चैम्बर नंबर 1 में आने के बाद ब्लड आता है चैम्बर नंबर 2 में, जिसे बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। और यही मेन पंपिंग चैम्बर होता है हार्ट का। मेन पंपिंग चैम्बर पूछा जाता है ये प्रश्न। मेन पंपिंग चैम्बर हार्ट का कौन सा ये भाग होता है? तो आप लेफ्ट वेंट्रिकल लगाएंगे। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर पूरी बॉडी में सप्लाई होता है शुद्ध ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जब यही शुद्ध ब्लड पूरी बॉडी यूज कर लेती है, तो यही ब्लड वेंट्रिकल 3 में एंट्री करता है, जो अब कैसा हो चुका है? अशुद्ध हो चुका है। और अशुद्ध हो गया है ब्लड, तो ये कहाँ पे एंट्री कर रहा है? ये राइट वेंट्रिकल में कर रहा है, चैम्बर नंबर 3 में कर रहा है। 3 से फिर 4 में जाएगा, और 4 से फिर फेफड़ों में चला जाएगा, जहाँ पे फिर से शुद्ध होगा ब्लड, और फिर से चैम्बर नंबर 1 में एंट्री करेगा। ये ऐसी साइकिल चलती रहती है। एक बात और याद रखें आप लोग, ये जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट आर्ट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये वाली जो बॉल होती है, दीवार होती है हार्ट की, ये बहुत मोटी होती है। ठीक है, बहुत मोटी होती है। मोटी होने से क्या होता है? ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। और जो राइट साइड वाली बॉल है, दीवार है हार्ट की, ये बहुत पतली होती है, बहुत पतली होती है, जिससे ब्लड प्रेशर बहुत कम जनरेट हो पाता है। और एक कॉमन सेंस वाली भी बात है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जब मेन पंपिंग चैम्बर है, तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, तभी वो पूरी बॉडी में सप्लाई कर पाएगा।
फिर ये ब्लड चैम्बर नंबर 3 में आता है, फिर 4 में जाता है, फिर 4 के बाद फेफड़ों में जाता है। तो यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर की क्या ज़रूरत है, क्योंकि इसको यहाँ से पूरी बॉडी में सप्लाई थोड़ी ना हो रहा है, बस फेफड़ों में जाना है। तो फेफड़ों में जाने के लिए जो यहाँ पे ब्लड प्रेशर लेस जनरेट होता है, कम जनरेट होता है, उतना सफिशिएंट रहता है। तो जो ब्लड प्रेशर नापा जाता है, एक रीडिंग ए वाली आती है और दूसरी रीडिंग ए वाली आती है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? जिसे हम लोग बोल देते हैं सिस्टोलिक और इसको बोलते हैं डायस्टोलिक, है ना। 68 देखिए, यहाँ पे मैचिंग करानी है। अच्छा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर दूंगा, तो पॉज कर लेना वीडियो को और देख लेना कौन कहाँ कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ तो मैं अभी मार्क कर दूंगा, उससे याद होगा नहीं। यहाँ पे जो आपको चारों ऑप्शंस दिख रहे हैं ये आर्टरीज़ के हैं, धमनियों के हैं। आर्टरीज़ में और वीन्स में हम लोग फ़र्क जानते हैं। आर्टरीज़ ऐसी ट्यूब्स होती हैं जिसमें से ब्लड फ्लो करता है, ये बहुत साधारण सी बात है, ठीक है। लेकिन कौन सा ब्लड फ्लो करता है? ऑक्सीजनेटेड, यानी शुद्ध ब्लड फ्लो करता है। अब क्लियर है। बीन्स ऐसी ट्यूब्स होती हैं जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड या फिर अशुद्ध खून फ्लो करता है। जिसमें से आपने कोरोनरी धमनी को तो अभी देखा, ये कहाँ पे होती है? ये हार्ट हो जाएगा। रीनल धमनी जो है ये किडनी की है, यानी वृक्क की है। कैरोटिड आर्टरी ये ब्रेन में पाई जाती है, और मीजेंट्रिक धमनी ये आहार नाल में, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में। 69 देखिए, 69 में पूछा है स्फंक्टर नामक कपाट। ये कपाट का मतलब, इसका मतलब बॉल्व है। ये जो बॉल्व है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता? तो ये तो बड़ा कठिन क्वेश्चन है। ये पाया जाता है ग्रासनली और आमाशय के बीच। मैं इमेज लगा दे रहा हूँ, तो पॉज करके देख लो, तभी कुछ याद रह पाएगा। ग्रासनली और आमाशय के बीच, ये ऑप्शन सही है। 70 है, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर में ऊर्जा उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है? एनर्जी प्रोड्यूसर क्या है? हम लोग 3 प्रकार के फूड पढ़ते हैं। पहला फूड जो होता है प्रोटीन, दूसरा होता है कार्ब यानी कार्बोहाइड्रेट, और तीसरा है विटामिन्स। यही पढ़ते हैं ना। प्रोटीन का क्या काम होता है? ये मसल बिल्ड करते हैं, टिश्यूज़ का निर्माण करते हैं, है ना। आप जब एक्सरसाइज करते हो, फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, जिम वगैरह अगर जाते होगे, तो प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि एक्सरसाइज करने से मसल्स टूटती हैं, टिश्यूज़ टूटते हैं, तो उनको रीबिल्ड करने के लिए प्रोटीन खाया जाता है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये एनर्जी के सोर्स होते हैं, एनर्जी के सोर्स होते हैं। कहाँ पे पाया जाता है? दाल रोटी खाते हो ना, जो खाना खाते हैं वही कार्बोहाइड्रेट है। फ्रूट्स में भी पाया जाता है, जैसे बनाना में, केला में। और ये जो विटामिन्स होते हैं ये रोगों से रक्षा करते हैं, यानी ये प्रोटेक्शन के लिए हैं, रोगों से सुरक्षा के लिए हैं। ये 3 प्रकार का हम लोग पढ़ते हैं फूड। यहाँ पे क्या पूछा है? ऊर्जा उत्पादक पूछा है, तो क्या लगा दोगे? कार्ब लगा दोगे, है ना, कार्बोहाइड्रेट लगा दोगे, ये ऑप्शन सही है। पुलिस की दौड़ होती है तो बच्चे लोग दौड़ने से पहले केले खाते हैं, क्योंकि ये जो बनाना है कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा सोर्स होता है। चलिए 71 देखिए, 71 में क्या है? मैं इसको पहले अनलॉक कर लूँ स्क्रीन को, नहीं तो यहीं घूमता रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? आसान सा क्वेश्चन है। रेडॉन जो गैस है ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे पूछा गया है पूर्ववर्ती नदियाँ कौन सी हैं? एंटीसीडेंट रिवर क्या होती हैं? हिमालय माउंटेन के अपलिफ्टमेंट से पहले जो नदियाँ एग्जिस्ट कर रही थी वो पूर्ववर्ती नदियाँ होती हैं, क्योंकि इन सब नदियों का ओरिजिनेशन तो तिब्बत के प्लेट्यू में हो गया था ना। और जैसे हिमालय माउंटेन का अपलिफ्टमेंट होता रहा तो ये नदियाँ भी अपना रास्ता बनाने लगीं काट के, ठीक है। तो यहाँ पे सिंधु नदी हुई, ब्रह्मपुत्र नदी हुई और सतलज, ये 3 नदियाँ जो हैं ये एंटीसीडेंट रिवर्स हैं, बी ऑप्शन सही है। 73 देखिए, यह यहाँ पे क्या बताना है? एक लोकल विंड है और उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखा हुआ है, बताइए। यह आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ। अब देखिए यहाँ पे आल्पस की बात हो रही है ना, स्विट्जरलैंड की बात हो रही है। चिनूक कहाँ पे फ्लो करती है? ये तो रॉकी माउंटेन से संबंधित है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ब्लैक रोलर जो है ये नॉर्थ अमेरिका के जो प्लेन्स हैं, मैदानी भाग है, यहाँ पे फ्लो करती है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे उतरने वाली जो हवा है उसका नाम है फान, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। आल्पस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, आल्पस कहाँ पे है स्थित? ये तो काफ़ी देशों में विस्तृत है, और ये भी बताया था कि जो इटली है
ये इटली है, इटली के ऊपर आप छतरी लगा दीजिए, इटली के ऊपर आप छतरी लगा दीजिए, यही आल्पस माउंटेन हो जाता है। स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, ALPS होता है। ये पूरा आल्पस माउंटेन का एक्सटेंशन है। कर लेंगे, चलिए। यहाँ पे बताइए कौन सही सुमेलित है। इस क्वेश्चन में अगर आपको रूट वर्ड पता है तब भी आपका काम बन जाएगा। जैसे आप लोग पायरो पढ़ते रहते हैं, यहाँ पे पायरोफाइट लिखा है। पायरो रूट वर्ड कहाँ पे पढ़ा है? पायरोमीटर में पढ़ा है आपने। पायरो जो रूट वर्ड होता है वो टेम्परेचर का होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, कोई टेम्परेचर वाली बात हो रही है तो ठीक है। और ये जो हेलो है, हेलो रूट वर्ड होता है सॉल्ट का, ठीक है, सॉल्ट का। और यहाँ पे जो लीदो लिखा है, ये तो बहुत ही आसान है, लीदोस्फीयर से आप समझ सकते हो, यानी स्थल की बात हो रही है ना। और स्थल कैसा होता है? कठोर ले लो, कठोर चट्टान समझ लीजिए इसको। तो लिथोफाइट के सामने लिखा है कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियाँ, बिल्कुल करेक्ट है। हेलोफाइट में लिखा है जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पतियाँ, यहाँ पे जल लिखा हुआ है। तो जल के ऊपर जो उगने वाली वनस्पतियाँ होती हैं उसे तो हाइड्रोफाइट बोलते हैं ना। देखो इसमें रूट वर्ड क्या है? हाइड्रो है, तो हाइड्रो से जल लगा लोगे, ये हाइड्रोफाइट होगी। तो ये गलत मैच हो गया। पायरोफाइट के आगे क्या लिखा है? नमकीन मिट्टी की वनस्पतियाँ, ये भी गलत हो गया। ये इसको इससे मैच होना चाहिए था, हेलोफाइट को, है ना, नमकीन, सॉल्ट। तो यहाँ पे क्या क्या गलत हो गया? दूसरा गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया, चौथे का कोई मतलब नहीं है। एक ही सुमेलित है, A पॉइंट, ये सही है। चलिए 75 देखिए, मिलाइए इनको, मिलाइए। सू कैनाल, कील कैनाल और सुएज कैनाल, जिसमें से सबसे ईजी जो है वो सुएज कैनाल है। भूमध्य सागर को लाल सागर से मिला दीजिए। भूमध्य सागर देखते हैं आप, यहाँ पे सुएज कैनाल है और फिर यहाँ से फिर रेड सी स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये जो कैनाल है ये सुएज कैनाल है। तीसरा सही मैच है। कील कैनाल के बारे में लिखा है बाल्टिक सागर को आर्कटिक सागर से जोड़ती है। बाल्टिक सागर देख रहे हैं, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उसके जो जस्ट नीचे सागर है वो बाल्टिक सागर है। ये जो हम लोग 3 कंट्री पढ़ते हैं, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन, पढ़ते हैं ना, ये जो सागर है ये सागर है बाल्टिक सागर। और यहाँ से ये वाला जो एरिया है डेनमार्क के द्वारा ढका हुआ है। तो आपको इस तरफ से इस तरफ जंप करना है। यहाँ पे कौन सा सागर होता है? आर्कटिक सागर नहीं है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो नॉर्थ सी है, ठीक है, उसे नॉर्थ सी बोलते हैं। ये गलत है, मैं आपको मैप पे दिखा दूंगा अभी तो क्लियर हो जाएगा। सू कैनल को मैंने आप लोगों को कई बार दिखाया है, जो मैपिंग वाली सीरीज किए थे हम लोग, उसमें तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने मैपिंग पढ़ी थी। तो ये करेक्ट है, सुपीरियर लेक को ह्यूरन लेक से ये मिलाता है, सही है। यहाँ पे एक ही लेक गलत मैच है, कील कैनाल। बताना क्या था? सही बताना था, यहाँ पे तो 1-3 हो जाएगा। आइए फटाफट देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सुएज कैनाल। अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिख रहा है आपको, विजिबल हो रहा। मेडिटेरियन सी भी दिखने लगा, ये पूरा मेडिटेरियन सी है। और ये जो हिस्सा दिख रहा है ये रेड सागर है। इस मेडिटेरियन सी को इस रेड सागर से कौन मिला रही है? ये सुएज कैनाल, ठीक है, ये सुएज कैनाल, इसी को देखते हैं आप। मैं जूम कर दे रहा हूँ तो आपको विजिबल हो जाएगी, ठीक है। अब दिख रहा, ये पूरी सुएज कैनाल है, ठीक। इस नहर में आपको 2 लेक्स भी दिख रही हैं ना, एक बड़े साइज की, एक छोटे साइज की। ये भी पूछा जाता है। ये जो आपको सामने बड़े साइज की लेक नज़र आ रही है, इसका नाम है ग्रेट ग्रेट बिटर लेक। देखो नाम लिखा हुआ है, ये ग्रेट बिटर है। और इसके जो नीचे है वो है लोअर बिटर लेक। मैं इसको जूम आउट कर दे रहा हूँ तो वो विजिबल हो जाएगी। ये जो लेक है इसका नाम है, ये लोअर बिटर लेक है और ये ग्रेट बिटर लेक है। पूछा जाता है कि सुएज कैनाल में कौन कौन सी लेक्स हैं, तो लगा देना। और ज़रूरी नहीं है सुएज कैनाल में पूछे, अफ्रीका में पूछ लेगा। ये ज़मीन तो अफ्रीका की है, अफ्रीका में किसकी है? इजिप्ट की है। और इसी में आपको एक लेक का नाम और पढ़ना है, लेक तिम्सा। याद आ रहा होगा, लेक तिम्सा। मैं उसको दिखा दे रहा हूँ, हम लोग थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो दिख जाएगी। ये है लेक तिम्सा, कर लेंगे। अब फटाफट देख लीजिए कील कैनाल, बाल्टिक सागर चलता है। स्कैंडिनेवियन ये कंट्रीज दिख रही हैं आपको, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये बाल्टिक सागर है। ये पूरा ये बाल्टिक सागर है। ये नॉर्थ सी है, ये नॉर्थ सी आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा। अब इस सागर से इस सागर में जाना है तो कैसे जाओगे? यहाँ पे एक कैनाल है, उस कैनाल को देख लीजिए।
कील कैनाल की एंट्री है यहाँ से, इसको देखिए। मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ और शायद आपको अब विजिबल हो रहा होगा। मैं मार्क कर दे रहा हूँ तो दिखेगा। मैं उसके ऊपर मार्क नहीं कर रहा हूँ, उसके पैरेलल कर रहा हूँ मार्क। ये आपको कील कैनाल दिख रही है। कहाँ पे है? जर्मनी में। और तीसरी लेक है सू कैनाल। सू कैनाल के लिए 5 ग्रेट लेक्स जाना पड़ेगा हम लोग को। तो चलते हैं अमेरिका पे जल्दी से। कौन कौन सी लेक्स को पढ़ा था? सुपीरियर और ह्यूरोन को कनेक्ट कर रही थी। ये सुपीरियर है, ये लेक ह्यूरोन है, ये सू कैनाल है। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। 76 देखिए, यहाँ पे प्रोबायोटिक टर्म्स जो है इसका क्या मतलब होता है। इसको आप लोगों ने सुना होगा, आजकल खाने के पैकेट पे प्रोबायोटिक लिख के आता है। इस शब्द में बायो लिखा है। बायो का मतलब हम लोग जानते हैं लाइफ, यानी कोई भी लिविंग चीज़। यानी इसका सीधा सा मतलब है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे बैक्टीरिया जो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। जैसे आप दही खाते हैं, दही क्या है? ये प्रोबायोटिक फूड है। और भी एग्जाम्पल है इसके, जैसे लस्सी हुआ, जैसे पनीर हुआ, चीज़ हुआ, ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स हैं। जैसे रॉ मिल्क हुआ, कच्चा दूध हुआ, और भी जो फर्मेंटेड फूड आते हैं पैकेट में वो भी प्रोबायोटिक रहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड सप्लीमेंट। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 77 निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक पामीर पठार के क्षेत्रों में निवास करती है? आपने अगर वीडियो देखा हो वो मैपिंग वाला, तो उसमें हम लोगों ने पामीर पठार को अच्छे से पढ़ा था। हम लोग पामीर नोट के बारे में पढ़ते हैं। ये पामीर नोट का निर्माण कैसे होता है? यहाँ पे 5 पहाड़ियाँ आके यहाँ पे मिलती हैं, तब जाके ये पामीर नोट का निर्माण होता है। और ये ट्राइब का क्वेश्चन है, एक ना एक क्वेश्चन ट्राइब से, एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। पामीर पठार के क्षेत्रों में निवास करने वाली जो जनजाति है, ट्राइब है, वो खिरगीज़ है। ठीक है, खिरगीज़, खिरगीज़ पढ़ लीजिए या फिर खिरगिज़ पढ़ लीजिए। और ये जो यूकागिर है ये साइबेरिया में निवास करती है। माओरी ट्राइब न्यूजीलैंड की ट्राइब है। और जो बोअर है ये साउथ अफ्रीका की ट्राइब है। ठीक है, चलिए 78 में पूछा है, कथन कारण का क्वेश्चन है। पाकिस्तान में वर्षा का अभाव होते हुए भी एक कृषि प्रधान देश है। क्या ज़रूरत है बारिश की वहाँ पे? जानते हैं नदियों का जाल है वहाँ पे। इंडस रिवर बह रही है, झेलम रिवर बह रही है, सतलज है, ब्यास है, रावी है, सभी का पानी पाकिस्तान में जा रहा। और यहीं से तमाम कैनाल्स भी निकाली गई हैं इन्हीं नदियों से। और वैसे भी पाकिस्तान को नहरों का देश बोला जाता है, कंट्री ऑफ कैनाल्स। यहाँ नहरों का जाल बिछा हुआ है। कारण सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और एक्सप्लेन भी कर रहा है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है। और इन नदियों का सोर्स पाकिस्तान में तो है नहीं, बारिश की कोई ज़रूरत है नहीं, पानी भर के तो दूसरी जगह से आ रहा है ना। चलिए 79 देखिए, यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूछा है। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं इसको। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितनी कंट्रीज़ हैं? हॉर्न 4 अक्षर का है, 4 कंट्रीज़ हैं। जो शेप है वो सींग के आकार का है, इसलिए हॉर्न है। किसके सींग का आकार है? गैंडे का, गैंडा, राइनो। और ये 4 कंट्री कौन कौन सी हैं? ये एरिट्रिया है जो ब्लू रंग से आपको दिख रहा है। ये छोटी सी कंट्री जो रेड कलर में मार्क है ये डिजिबूती है। और जो है चोंच का आकार है सोमालिया है। और एक कंट्री और बची है, ये क्या है? इथोपिया है। ये 4 कंट्री होती हैं। तो यहाँ पे कौन कौन हो जाएगा? जिबूती हो जाएगा, इथोपिया हो जाएगा, सोमालिया होगा। और एक ऑप्शन कौन सा नहीं लिखा है? इरिट्रिया लिखा नहीं है इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं, 1 3 4 हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए 80 कीजिए। 80 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मेलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैसिफिक ओशियन में ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं इनको आपको जानना चाहिए एक बार। देखिए ये पैसिफिक ओशियन में एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो राइट में आपको पैसिफिक ओशियन दिखता है, इस जोन को आप माइंड में सोचिए। आपको कौन कौन से यहाँ पे ग्रुप दिख रहे हैं? माइक्रोनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड, मेलिनेशिया और पॉलिनेशिया। क्वेश्चन किससे पूछा है? मेलिनेशिया पे। इससे भी पूछा जा सकता है, पॉलिनेशिया से भी पूछा जा सकता है, और पूछा भी गया है कई बार। पॉलिनेशिया से कई बार क्वेश्चन पूछा है। अब यहाँ पे देखिए, मेलिनेशिया पे फोकस कीजिए। आपको कौन सी कंट्री दिख रही है? इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, न्यू कैलिडोनिया, वनुआतू और फिजी। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 आइलैंड आपने देखे मेलिनेशिया में। ये पढ़ने से याद नहीं होगा,
मैप देखने से याद होगा, जिसमें से सोलोमन आइलैंड के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मार्शल आइलैंड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। माइक्रोनेशिया में कौन कौन से आपको दिख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट आइलैंड है? पलाऊ है, मरियाना आइलैंड है, मार्शल देख ही लिया, और एक छोटा सा आइलैंड है गुआम करके। ये 4 आपको माइक्रोनेशिया में याद रखना है। पॉलिनेशिया में हवाई आइलैंड, जिसको हम लोग पढ़ते हैं मोस्ट एक्टिव वोल्केनो आइलैंड है। ये हवाई आइलैंड 4 वोल्केनो से बना ही है, जिसमें से एक हम लोग किलाऊ पढ़ते रहते हैं, मोना लाओ पढ़ते रहते हैं, याद आ रहा। इसके बाद आपको तुवालू याद रखना है, समोआ, कुक आइलैंड, फ्रेंच पॉलिनेशिया, ये सब याद रखना है। टोंगा, सारे इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फुर्सत में देखते रहना। और जो न्यूजीलैंड दिख रहा है ये भी पॉलिनेशिया का भाग है, जबकि जो ऑस्ट्रेलिया है ये किसी भी ग्रुप ऑफ आइलैंड का भाग नहीं है, ना ही मेलिनेशिया का, ना ही माइक्रोनेशिया का, ना ही पॉलिनेशिया का। ठीक है, वापिस चलें क्वेश्चन पे। तो अब जल्दी से बता दीजिए, इसको आपने मेलिनेशिया में देखा, फिजी को भी देखा, वनुआतू मेलिनेशिया, फिजी मेलिनेशिया, कैलिडोनिया मेलिनेशिया, टोंगा कहाँ पे देखा? सबसे लास्ट वाला पॉलिनेशिया में, जो नज़दीक था न्यूजीलैंड के। हो जाएगा? नहीं पूछा था ना, डी ऑप्शन सही है। चलिए 81 देखिए, यहाँ पे पूछा है इक्वेटर कहाँ से गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है। एक बेसिक सा फैक्ट हम लोग पढ़ते रहते हैं, भूमध्य रेखा से टोटल कितनी कंट्रीज़ क्रॉस करती हैं, या फिर भूमध्य रेखा कितनी कंट्रियों से क्रॉस करती है। हम लोग 13 पढ़ते हैं। अभी 13 को आप याद कीजिए वेस्ट से ईस्ट की तरफ। सबसे वेस्ट में क्या है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। सबसे ईस्ट में क्या आ जाएगा? जो आपने अभी देखा पॉलिनेशिया। यहाँ पे जो ऑप्शन हैं सभी से कट करती है, गवान, युगांडा, मालदीव, कीनिया। डी ऑप्शन सही है। पॉज कर लेना वीडियो को, ठीक है, इमेज देख लेना। और साथ में ये भी ऑब्जर्व करना कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से कितनी कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से कितनी हैं, और एशिया से कितनी हैं। चलिए 82 देखिए। 82 में पूछा है एबोसीनिया। एबोसीनिया पठार पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। एबोसीनिया नहीं है, एबीसीनिया है। ठीक है, इंग्लिश वाला देखते रहे। ये बिल्कुल सही है, इमेज में देखिए। दूसरा है ओकाबांगो द्रोणी, द्रोणी यानी बेसिन। ओकाबांगो बेसिन दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, देखिए बगल में इमेज में। तीसरा है एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। एटलस को कहाँ पढ़ते हो? मोरक्को में पढ़ते हो। मोरक्को की स्थिति कहाँ है? उत्तर पश्चिम हो गया। अगर मैं यहाँ पर रनिंग हैंड में मैप बनाऊँ तो लोकेशन बताएंगे, लोकेशन कहाँ पे है? यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका बना लिया और ये अफ्रीका बन गया। एटलस माउंटेन की स्थिति ये है, और ये मोरक्को कंट्री है। तीनों सही है यहाँ पे, सी ऑप्शन। चलिए 83 देखिए। बेतला नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड, करेक्ट मैच है। इंद्रावती करंट अफेयर्स पीडीएफ में ही पढ़ते रहते हैं ये सब तो, छत्तीसगढ़। और अंसी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जबकि ये जो गुलामल राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में नहीं है, ये महाराष्ट्र में है। याद रहेगा, महाराष्ट्र। गलत बताना था, डी ऑप्शन सही है। चलिए 89 देखिए, सॉरी 84। अब 84 के लिए पीडीएफ शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ थोड़ा, ताकि आप लोगों को लगे, जो आप लोग कमेंट करते हैं कि आप बायस्ड हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए, तो ऐसा नहीं है यार। मैं तो आपका यहाँ पे भी समय बचाना चाहता हूँ कि ये जो मैं शिफ्ट कर रहा हूँ ये भी आपको देखना ना पड़े। मैं वीडियो को पॉज करके पहले शिफ्ट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर वीडियो को रन करता हूँ, ताकि आप लोगों का ये समय वेस्ट ना हो। तो यार ऐसा ना कहा करें, बहुत दुख होता है। चलिए अगली स्लाइड में ये मगजमारी नहीं दिखाऊंगा आपको। 84 में पूछा गया यदि वायु का तापमान, एयर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो साउंड की चाल में क्या परिवर्तन होगा। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना, टेम्परेचर प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ साउंड के। स्पीड ऑफ साउंड के टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी। साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होती है? सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में होती है, उसके बाद सबसे कम गैस में होती है, गैसियस स्टेट में होती है। आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये जो ध्वनि की चाल है ये 0.061 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ जाएगी। वैसे ध्वनि की चाल होती कितनी है? 1 सेकंड में कितना दौड़ जाती है साउंड? 332 मीटर, यही पढ़ते हो ना, 332 मीटर 1 सेकंड में रन करती है।
ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 85 देखिए, यहाँ पे सेकेंडरी रेनबो के बारे में पूछा जा रहा है। रेनबो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। इन दोनों में बस आपको अभी इतना ही याद रखना है कि जो प्राइमरी रेनबो होता है, प्राइमरी रेनबो का जो बाहरी रंग होता है ये कौन सा होता है, ये लाल रंग का होता है। और जो सेकेंडरी रेनबो बनता है इसका बाहरी रंग, ये जो लेयर बनती है सबसे बाहरी जो लेयर होती है वो बैंगनी रंग की होती है। ठीक है, याद रहेगा। 85 का सी करेक्ट है। अभी मैं इमेजेस दिखा दे रहा हूँ, जब साइंस का टेस्ट करेंगे तब वहाँ पे अच्छे से समझेंगे ये बनते कैसे हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो पहला रेनबो है ये प्राइमरी रेनबो है और इसकी आउटर लेयर जो दिख रही है आपको किस रंग की दिख रही है, रेड दिख रहा है। जबकि ये जो दूसरा है ये सेकेंडरी रेनबो है और इसकी जो बाहरी लेयर है ये किस रंग की है, ये आपको बैंगनी समझ में आ रही है। ठीक है, वायलेट हो जाएगा। और इसको उल्टा करके भी पूछा जा सकता है, अंदर की लेयर का पूछा जा सकता है, तो अंदर की लेयर का उल्टा कॉन्सेप्ट हो जाता है बिल्कुल। तो आप लोग बस एक लेयर याद रख लीजिए, आउटर लेयर ही याद रखिए जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। बाकी इनर का पूछे तो उल्टा कर देना। ठीक है, 86 कीजिए। यहाँ पे पूछा है मच्छर भगाने वाले लिक्विडेटर, लिक्विडेटर में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग होता है, जो हम लोग मोर्टीन यूज करते हैं, ऑल आउट यूज करते हैं। जो लिक्विड भरा रहता है वो क्या रहता है, वो प्रेलिथ्रिन रहता है। ठीक है, प्रेलिथ्रिन। 87 में है शराब पीने की पुष्टि करने वाले, शराब ही लिखा है ना, शराब यहाँ पे देख लें, हाँ एल्कोहल वो दिख नहीं रहा ना यहाँ पे। शराब पीने की पुष्टि करने वाले परीक्षण किट में निम्नलिखित में से किस रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। पुलिस के पास होती है ये टेस्टिंग किट, अगर ड्रिंक एंड ड्राइव करेंगे तो इसी से टेस्ट होता है। टेस्टिंग करने के लिए केमिकल यूज होते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 ए ऑप्शन सही है, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। पहले में है महान हिमालय को, ग्रेट हिमालय को हिमाद्री पर्वत श्रेणी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। जिसमें से पहली को बोला जाता है ग्रेटर हिमालय। ठीक है, ये जो लेयर बनाई है, ये जो श्रेणी बनाई है ग्रेटर हिमालय की है। और जो दूसरी लेयर है ये लेयर टूटी हुई है। ठीक है, ध्यान रखना, ये लेयर कॉन्टिन्यूस नहीं है। यहीं पे तो सारे हिल स्टेशन है। और जो सबसे नीचे की माउंटेन सीरीज है ये है शिवालिक, ये शिवालिक है। दूसरी सीरीज है मिडिल हिमालय, जिसे मध्य हिमालय भी बोलते हैं। अब इस बीच वाली पे फोकस कीजिए, मिडिल हिमालय पे फोकस कीजिए। ये जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ ये है पीर पंजाल। ठीक है, तो ये दूसरा भी सही लिखा है, पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में है, देखा भी हम लोगों ने, ये भी सही है। तीसरा लिखा है करागंडा, करागंडा लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र जो है वो यूक्रेन में स्थित है। ये यूक्रेन गलत है, ये कजाकिस्तान में है। ये इम्पोर्टेंट आयरन मिनरल प्रोड्यूसिंग रीजन है करागंडा, याद रखना। यहाँ पे पूछा गया था, गलत बताना था, गलत कौन सा है, तीसरा गलत है, तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए। 89 में है निम्नलिखित बंदरगाहों में से, निम्नलिखित पोर्ट्स में से कौन सा एक सबसे दक्षिण में स्थित है। ये तो आसान है। हल्दिया ये तो ईस्ट में है, वेस्ट बंगाल में। कांडला ये बिल्कुल वेस्ट में हो जाता है, गुजरात में। मर्मुगांव ये कहाँ पे है, ये गोवा का पोर्ट है। और पारादीप ये उड़ीसा का पोर्ट है। तो सबसे साउथ में कौन सा हो गया, इतनी तो मैपिंग हम लोग जानते ही हैं, है ना, गोवा हो गया, बी ऑप्शन। चलिए 90 कीजिए, यहाँ पे जगह को मिला दीजिए। पुष्कर, अरावली पहाड़ी, बिल्कुल सही है। ओंकारेश्वर कहाँ पे, ओंकारेश्वर ये मंदाता पहाड़ी से बिलोंग करता है। श्रीशैलम ये तो आंध्र प्रदेश का नगर है ना, आंध्र प्रदेश का। सतमाला थोड़ी ना हो जाएगा, सतमाला तो आपको एमपी और महाराष्ट्र। सही लिख रहा हूँ, वेरीफाई करके बताना इसको, या फिर सिर्फ महाराष्ट्र में है, चेक करके बताना। तो यही गलत हो जाएगा, बाकी दोनों मैच हैं, यहाँ पे गलत बताना था। ये भी ध्यान दिया करें इन सब चीज़ों पे, ठीक है, गलती हो जाती है। केवल 3 हो जाएगा, हम लोग 1-2 को भी मार के आ सकते हैं ना, अगर इस चीज़ को सही समझ लिया तो। चलिए 91 देखिए, यहाँ पे पूछा है अमलाई, राजमुंदरी और बल्लारपुर औद्योगिक स्थल किस उद्योग के लिए मुख्यतः प्रसिद्ध है। कागज़ के लिए, पढ़ते रहते हैं हम लोग कागज़ के लिए। अमलाई कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश की जगह है। राजमुंदरी आसान है, आंध्र प्रदेश। और बल्लारपुर ये महाराष्ट्र। ठीक, तो ये सही है। फटाफट कीजिए 92। सिंगरौली क्षेत्र जो है ये यूपी में भी विस्तृत है और एमपी में भी विस्तृत है। एमपी में तो एक ज़िले का ही नाम है सिंगरौली,
और सोन घाटी से बिलोंग करता है, बिल्कुल करेक्ट है। तलछेड़ जो है ये महानदी घाटी, ये भी करेक्ट मैच है, पहला भी करेक्ट मैच है, डी भी करेक्ट मैच है। कर्णपुरा दामोदर घाटी, बिल्कुल करेक्ट है। ये सब कोल रीजन है, इनके सब के नाम हम लोगों को पता होना चाहिए। और ये जो सिंगरेनी है, सिंगरेनी की अगर जगह पता होगी तो आप घाटी भी लगा लेंगे। सिंगरेनी कोल एरिया ये तेलंगाना का है, तो तेलंगाना नर्मदा तो नहीं मारोगे, क्या मारोगे, गोदावरी मारोगे, ठीक। तो बी ऑप्शन गलत है, गलत पूछा था। चलिए 93 में विश्व में प्राप्त होने वाली टिन का लगभग 80% कहाँ से प्राप्त होता है। ये जो टिन मिनरल है ये पाया जाता है प्लेसर डिपॉजिट्स में। प्लेसर निक्षेप समझते हैं, इमेज लगा दे रहा हूँ, उसको देख लीजिए पहले। प्लेसर डिपॉजिट का मतलब होता है जो निचली पहाड़ियाँ होती हैं, निचली घाटियाँ होती हैं, इन घाटियों की मिट्टी में जो खनिज जमा होता है, भूतल में या फिर पहाड़ियों का जो बेस होता है उस बेस में ये डिपॉजिट जमा रहते हैं, प्लेसर डिपॉजिट मिलते हैं वहाँ पे। चलिए 94 देखिए। 94 में AGR में केवल दूरसंचार सेवाओं से उत्पन्न राजस्व को शामिल किया जाता है। AGR समझना पड़ेगा पहले। AGR का फुल फॉर्म होता है एडजस्टेड ग्रॉस वैल्यू या फिर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। और ये क्वेश्चन बिल्कुल करंट अफेयर से बनाया गया है, क्योंकि AGR जो हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं वो किसके संबंध में पढ़ रहे हैं, वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया ऐसी कंपनी है जो बहुत कर्जे में है और इनके AGR ड्यूज़ बहुत ज़्यादा बचे हुए हैं, बहुत ज़्यादा बचे हुए हैं, जो उनको पे करना है गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को। और ये साल दर साल जमा कर भी रहे हैं, फिर भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं बन पा रही है। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट लिखा है AGR में केवल दूर संचार सेवाओं से उत्पन्न रेवेन्यू को शामिल किया जाता है, सही है। वर्तमान में नेशनल इनकम को मेज़र करने हेतु जो बेस ईयर है वो 2011-12 है, ये भी सही है, दोनों करेक्ट हैं यहाँ पे। चलिए 95 देखिए। यहाँ पे पूछा है किस एक की स्थापना सबसे बाद में हुई थी। पहला ऑप्शन है IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 1948। दूसरा है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या है, ये ICICI जो बैंक है, ICICI बैंक, इसी का हिंदी में नाम है भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम। अभी तक नहीं जानते थे इसका फुल फॉर्म, तो जान लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। 1955 में नाबार्ड, ये नाबार्ड है ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना हम लोग 1982 में पढ़ते हैं। और भारतीय औद्योगिक विकास निगम IDBI ये 1964 का है। तो सबसे बाद में स्थापना किसकी हुई, 82 वाला हो जाएगा, सी ऑप्शन। 96 में है। कल हम लोगों ने डीवैल्यूएशन पढ़ा था, कल हम लोगों ने ROE का जो टेस्ट नंबर 4 किया था, इसमें पढ़ा था डीवैल्यूएशन ऑफ मनी। डीवैल्यूएशन का मतलब है कि आप अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं, और इससे जो इम्पैक्ट आ रहा था वो क्या आ रहा था, इंपोर्ट हमारे महंगे हो जा रहे थे, इंपोर्ट महंगे हो जा रहे थे और एक्सपोर्ट सस्ते हो जा रहे थे। तो ये जो कारण लिखा है ये अभिमूल्यन का इम्पैक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। कथन में लिख क्या रहे हैं, भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। और साथ में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि ये जो किया जाता है डीवैल्यूएशन किस पर्पज़ से किया जाता है, हमें अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना है, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए डीवैल्यूएशन करते हैं। इकोनॉमी की कुछ हद तक हेल्थ सुधारने के लिए डीवैल्यूएशन किया जाता है, और हुआ भी है 2-3 बार। ट्रेड में जो इम्बैलेंस आ जाता है उसको फिर से बैलेंस करने के लिए डीवैल्यूएशन कंट्रीज़ करती हैं, ठीक है। तो कथन सही है, कारण भी सही है, और ये उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट है। उस वीडियो को देख लेना, टेस्ट नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 देख लेना, तो वहाँ पे ठीक से हम लोगों ने समझा था। यहाँ पे पूछा है ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या होते हैं। कैपिटल का फॉर्मेशन करना है, पूंजी का निर्माण करना है, बजट में यही सब तो सुनते रहते हैं हम लोग। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, संसाधनों का कुशल आवंटन होना चाहिए, इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही रहता है, इसको तो सबसे पहले बोला जाता है, रोजगार जनरेशन। सब सही है यहाँ पे, सी ऑप्शन सही है। 98 में पूछा है विश्व के 80% एक्टिव वोल्केनो कहाँ पे पाए जाते हैं, किस पेटी में पाए जाते हैं, किस बेल्ट में पाए जाते हैं। तो रिंग ऑफ फायर पढ़ते हैं हम लोग, रिंग ऑफ फायर। ज्वालामुखी आने का कारण क्या रहता है, जहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स का कांटेक्ट है वहाँ पर ज्वालामुखी आते हैं। अब इन प्लेट्स में मूवमेंट या तो ये आपस में जुड़ती हैं या फिर एक दूसरे से दूर जाती हैं,
या फिर आपस में ही रगड़न होती है ना, यही मूवमेंट होता है। और ये जो 3 तरीके के मूवमेंट अभी देखे आपने, इन तीनों से अलग अलग क्रियाएं होती हैं, अलग अलग इम्पैक्ट होते हैं। तो ये जो मध्य महासागरीय पेटी है, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट और सरकम पैसिफिक बेल्ट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आता है। तीसरा और चौथा सही है। 99 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय देश बेनीलक्स संगठन का सदस्य नहीं है? बेनीलक्स, ये क्या है? तो इसके नाम में ही उत्तर छुपा हुआ है। यहाँ पे बी से क्या हो जाएगा? बेल्जियम हो जाएगा, एन से नीदरलैंड हो जाएगा, लक्स से लग्जमबर्ग हो जाएगा। तो नॉर्वे करेक्ट आंसर है, जो सदस्य नहीं है। अगर हेडक्वार्टर पूछे तो ब्रुसेल्स लगा देना। ब्रुसेल्स कैपिटल कहाँ की है? यहीं की है, बेल्जियम की। चलिए 100 क्वेश्चन कीजिए। इसमें पूछा गया है, एगमार्क गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा जारी किया जाता है? अभी तक हम लोग इसका पर्पज पढ़ते थे। ये जो क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क है, इशू कौन करता है? डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय। सी ऑप्शन सही है। इसका फुल फॉर्म बताएंगे एगमार्क का? आसान है, एजी से एग्रीकल्चर हो जाएगा और मार्क से मार्केटिंग हो जाएगा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। कौन सा प्रोडक्ट कृषि से संबंधित है, इसको सर्टिफाई करने के लिए इस लोगो का यूज किया जाता है। ठीक है, तो कीजिए यार, 100 कीजिए क्वेश्चन, करते हैं फिर अगले पार्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।